चलिए, सब्जियों के राजा आलू की कीमतों ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ जहां आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। कानपुर में आलू के दाम 40 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। अभी त्योहारों की खुमारी आम जनता के सिर से उतरी भी नहीं थी कि सब्जियों के बढ़ते दामों ने जनता के होश उड़ाने शुरू कर दिए। आलू की बढ़ती कीमतों से आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कानपुर में अब आलू के दाम 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। वहीं सूबे के बाकी इलाकों में भी आलू के दामों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पहले प्याज ने जनता को रुलाया, फिर टमाटर की कीमतों ने लोगों का जायका बिगाड़ा और अब आलू के बढ़ते दामों ने जनता का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। त्योहार पर सब्जियों के दाम बढ़ने से बहुत तकलीफ हुई और पहले भी सब्जियों के दाम बहुत थे। आलू के दाम तो अभी तक कम ही नहीं हुए बिल्कुल, और गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। पता नहीं क्या सुधार होगा, कैसे होगा, भगवानी मालिक है। आलू के साथ साथ हरी सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। कानपुर के थोक बाजार के साथ ही फुटकर बाजार में सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। आलू के बढ़ते दामों से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं बिचौलियों की जेब भी मोटी हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आलू की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई व्यापारियों और बिचौलियों की ही देन है, जिससे प्रशासन और सरकार बेखबर है। ये हालत सिर्फ सूबे की ही नहीं, और जिलों में भी जमाखोर किसानों से कम कीमत में आलू खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बाजार में उतारते हैं। किसान जो खून पसीना एक करके आलू पैदा करता है, वही इसके फायदे से वंचित रह जाता है। दिवाली के पास तो बहुत बढ़ गए रेट, ये काफी बढ़ गए हैं। आलू के दाम क्या? आलू 40 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए कम नहीं है। पुराना आलू 35 रुपए, 40 रुपए बिक रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने महंगाई कम करने के बड़े बड़े वायदे किए थे, जो केवल वादे बनकर ही रह गए। हकीकत ये है कि इस शासन में सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और महंगाई कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। कानपुर से सुमित शर्मा, के न्यूज। तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हम खासकर आलू की अगर बात करें तो इसकी लगातार कीमत बढ़ती जा रही है। आलू की बढ़ती कीमत को लेकर के न्यूज ने आम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी। आइए देख लेते हैं। दिक्कतें सर ये हैं कि हम लोग परेशान हैं कि हम लोग की तनख्वाहें तो प्राइवेट वालों की बढ़ती नहीं ना, महंगाई हर चीज़ की बढ़ती है। आलू 30 रुपया किलो, 25 रुपये हम लोग खरीद रहे हैं। हम लोग परेशान है, घर में खर्चे घर के पूरे नहीं हो रहे हैं। आलू गए ने जो है 32-33 रुपए बताया दुकानदार ने हम लोग को दाम। अब हम लोग हिम्मत नहीं पड़ रही है खरीदारी में, ऐसे ही घर का बजट भी गड़ रहा है। पहले था 20-25, अब आज 30 रुपये आलू दे रहे हैं। बहुत अंतर आ रहा है इस समय। 20, 22, 18 रुपये आलू मिलता था बढ़िया, सब लोग ले लेते थे। अब पैसे ज्यादा पड़ रहा हम लोग का, तो हम लोग तकलीफ नहीं होगा। तो क्या बजट बिगड़ रहा है घर का? तो कहीं नहीं बिगड़ेगा बजट, फिर क्यों नहीं बिगड़ेगा? हम सोच हमको लेना पड़ेगा कि हम कैसे अपना काम चलाएंगे। तो चलिए, आपने सुना कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं। लखनऊ के लोग कितने परेशान हैं वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल, ये महंगाई काफ़ी हम लोगों को हतप्रभ करने वाला है और लोग कहते हैं कि भंडारण करना चाहिए, जमाखोरी है ये सब। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूँगा जनता को कि सरकार को आलू की उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, इसके ऊपर में भी एक किसान को सुविधा मुहैया उपलब्ध कराना चाहिए, जाकि उत्पादन हमारी जब ज़्यादा होगी तभी ये मार्केट में भाव कम होगा इत्यादि। ये कम होने वाला नहीं है। ये कोई भी सरकार आ जाए तो ये तो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि कभी आलू का दाम गिरा नहीं है। नहीं, आलू इस समय बुआई का सीजन थोड़ा महंगा हो ही जाता है। 30 रुपए है, 30 रुपए किलो है। मैं तो परचेजर हूँ, मैं तो ग्राहक हूँ, खरीद रहा हूँ, देख रहा हूँ। पहले से आलू महंगा हो गया है और काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे हम लोग को परेशानी होती है जब हम खरीदने आते हैं, और निश्चित रूप से इस पर सरकार को करना चाहिए। इसके भंडारण को और जो जमाखोरी चल रही है इससे मुक्ति दिलानी होगी, और अच्छी अवस्था में, उचित अवस्था में आलू जो मार्केट में आने चाहिए और उसका वितरण होना चाहिए, जिससे महंगाई पर, बढ़ती हुई आलू के दाम पर हम काबू पा सकते हैं, और इससे परेशानी आम जनता को ही होनी है।
और गोरखपुर से एक कॉलर में सर जुड़े हैं अनवरुल्लाह खान साहब। जी खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे आप। हाँ देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात है, आलू एक 12 महीना खाने वाली सब्जी है, गरीब अमीर सब खाते हैं और महंगाई। चलिए अनवरुल्लाह खान साहब, सही कहा आपने कि आम आदमी की इस वक्त जेब पे सीधे तौर पर डाका पड़ा है। हसन रूमी साहब, बात हम कर रहे थे कि सरकार, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। जमाखोरों को, मुनाफाखोरों को जिस तरह से उन पर लगाम लगानी चाहिए वो नहीं लगा रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। केंद्र सरकार अपनी जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन राज्य सरकार कहां पर इसमें संजीदगी दिखा रही है? देखिए, राज्य सरकार किसानों के जितने भी हितकारी योजनाएं हैं उनके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी राज्य सरकार आम आदमी की जेब में कहां से राहत मिल रही है? जब हमारा कृषक किसी चीज के उत्पादन में लागत कम करके बाहर भेजेगा तो निश्चित रूप में महंगाई कंट्रोल होगी। लेकिन इसमें जमाखोर और मुनाफाखोर तो नहीं कम हो पाएंगे। जमाखोर और मुनाफाखोर की जहां तक आपने बात करी तो अभी इस सरकार में कोई बहुत बड़ा जमाखोर और मुनाफाखोर सामने नहीं आया है, जिसके ऊपर तो बढ़ रही हैं कीमतें तो जो देश की आर्थिक नीति है उस नीति को ऊपर से जब आप नीचे लाएंगे तो निश्चित रूप में आम आदमी तक जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा था, डीजल की कीमत बढ़ाई और फिर घटाई, और फिर बढ़ाने और घटाने का सीधा लाभ किसको हुआ? अगर आप इस दिशा में अगर अपना जहन दौड़ाएंगे तो ये मैं आप नहीं सरकार की जिम्मेदारी, मैं राज्य सरकार की नहीं, सरकार तक नहीं आपने नहीं, केंद्र सरकार ने 3 जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो उसमें कितनी संजीदगी दिखा रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है। चलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े उनको लाभ पहुंचाने के लिए पहुंचाया, जी के पाठक जी, कोई लेना देना नहीं। जी के पाठक जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में महंगाई कम हुई है, लेकिन आम आदमी को राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। वो अभी भी अपने जेब में पैसे भर कर जाता है और जब वापस आता है तो झोले में कुछ नहीं होता है। तुलका जी मैं स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में ये जो राज्य सरकार है अपनी जिम्मेदारी से भागती है। अभी अभी आप देख लीजिए, एक जो बिजली विभाग की कीमतें बढ़ी, मैंने जब रूमी साहब से पूछा था तो वो केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे। अब जब मैं आपसे आपकी सरकार के बारे में पूछ रही हूँ तो आप राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अपनी अपनी सरकार के बारे में जवाब दीजिए ना। चलिए, कॉलर से पहले हम बात कर लेते हैं मिर्जापुर से आशुतोष जी। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आते हैं जी के पाठक जी आपके पास। स्पष्ट कर दूं जी, एक कॉलर से बात कर लेते हैं। जी, एक कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी आशुतोष जी, बताइए क्या कहेंगे आप? लेकिन जो यहाँ रख रखाव वाले बड़े अधिकारी होते हैं, ये सब उसको महंगा करने की वजह से उसको रखे रहते हैं, जिससे वो सड़ जाता है और फिर मार्केट में जो है महंगे दामों में बेचा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए पाठक जी। देखिए, मैं बता दूं, जी मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देखिए तुलिका जी, ये जो राज्य सरकार के अंतर्गत हेल्थ डिपार्टमेंट है जी, स्कूल है। अब जो डॉक्टर सिविल प्रैक्टिस करते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट में अधिक चार्ज करते हैं, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मरीजों को दवा नहीं मिलती, उनको महंगी दवा इनके नाकामीपन के वजह से खरीदनी पड़ती है। प्राइवेट प्रैक्टिस में आदमी दिखाने जाता है, राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं। प्राइवेट स्कूल और जो अरबों का बजट जाता है सरकार का, उसमें महंगी शिक्षा लेकर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। ये राज्य सरकार ही तो देखेगी। जो विद्युत विभाग के चार्ज बढ़ रहे हैं, अभी बिजली बढ़ाई, लाइन लॉस जो है आधे 50% बिजली चोरी हो रही है। जी के पाठक जी, बात यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, मुद्दे को भटकाइए नहीं, नरेंद्र मोदी भटकाइए नहीं, आप मुद्दा इस वक्त महंगाई का। रूमी जी, जो राज्य सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है, जिनमें करोड़ों रुपए का बकाया बाकी है उसकी वसूली नहीं होगी, जो कटिया लगाकर चोरी कर रहे हैं उस पर प्रभु जिंगरन जी,
जिस तरह से अभी तक हमने मोदी सरकार का कामकाज देखा है, मोदी सरकार ने अभी तक ऐसी कोई आर्थिक नीति नहीं दिखाई है जिससे ये नजर आए कि वो इस मुद्दे को लेकर संजीदा है, क्योंकि बात लगातार इस पर होती थी लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। आर्थिक मैं बता दूं आंकड़ा, ये बताइए। अभी एक अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार आया है और मुझे लगता है कि के अनुसार आया है। जी के पाठक जी, एक मिनट जिंगरन साहब को बोलने दीजिए। जी के पाठक जी, जिंगरन साहब को बोलने दीजिए। जी बताइए जिंगरन साहब। मेरा ऐसा मानना है कि महंगाई का दीर्घकालीन हल तभी निकलेगा जब इस पर दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाएं और केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वय का भाव हो। बहुत जरूरी है ये। और नीतिगत निर्णय लेने होंगे हमें महंगाई रोकने के लिए, और कुछ सरकार को सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। होता क्या है कि हम कहीं उपभोक्ता बन के जाते हैं, कहीं विक्रेता बन के जाते हैं। तो जहाँ उपभोक्ता बन के हम जाते हैं वहां पर हमें लगता है कि बहुत महंगाई है, और जब दूसरे पक्ष में हमारी जो भूमिका होती है उसे हम भूल जाते हैं। तो ये देखना होगा कि शासन को इस बारे में ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो पूरे देश में लागू हो और किसानों को उनका हक मिले। लेकिन जिंगरन साहब, मोदी सरकार कितनी संजीदा इस पर नजर आ रही है, क्योंकि समय हो चुका है मोदी सरकार को आए हुए। 100 दिन का उन्होंने एक एजेंडा भी पेश कर दिया था और 100 दिन के उन्होंने महंगाई कम करने की बात भी कह दी थी। 100 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर संजीदगी नजर नहीं आ रही जो आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सरकार की इच्छा या कोई उनके पास ऐसी योजना है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल है नहीं। चलिए जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, कालपी से, अश्विनी जी। अश्विनी जी बताइए क्या कहेंगे आप? हमें मैम जी बस एक सवाल करना है हसन रूमी साहब से। उनसे ये पूछना है कि सर जी, महंगाई जहाँ तक सारे लोगों को ही मालूम है कि जमाखोरों की वजह से ही महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, और जमाखोर जो भी है, जो भी बिजनेस में है, कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में है, और जनता के प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय आप दूसरे केंद्र सरकार पर दोष को मढ़ के आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिएगा और जनता के लिए कुछ करिएगा। सबसे पहले तो जमाखोरों पर नियंत्रण करिएगा। और आपसे एक छोटी सी बात और पूछनी है कि जिस तरह से आपने कह दिया कि अर्थव्यवस्था उत्तरदायी है महंगाई बढ़ने के लिए भारत की, तो बस आप एक रीजन चैनल पे बैठ के हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अर्थव्यवस्था का आलू 40 रुपए होने से क्या कनेक्शन है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। डीसी शुक्ला जी, हाँ आप बता दीजिए। इस पर देखिए 2-3 चीजें हैं, जैसे बहुत बढ़िया बात रवि जिंगरन साहब ने कही। इसके लिए राजनीति से ऊपर हटके 2-3 चीजें देखिए। एक जगह देखिए 2-3 समस्याएं इसमें आ रही हैं। आलू की बात करें, किसी के साथ जब सीजन आता है तो वही सामान बहुत सस्ता रहता है सीजन के बाद। इसका मतलब भंडारण, मानसून और भंडारण क्षमता है। आज देखिए जो डेवलप कंट्री है वहां पर पूरे साल भर आप देखिए सामान जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता दामों में, साल भर दाम लगभग एक समान रहते हैं। और हमारे यहाँ जमाखोरों को बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। और बिल्कुल मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं, ये जमाखोर भी बहुत कुछ राजनीतिक संरक्षण में ही काम करते रहते हैं। जी। तो ये संरक्षणता राजनीतिक समाप्त करनी पड़ेगी। किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। और इसके अलावा भंडारण क्षमता अपने को बढ़ानी पड़ेगी, भारत का पूरा भंडारण। और इसके अलावा जो किसान हैं उनको भी देना पड़ेगा, सीड्स देने पड़ेंगे, उनको फाइनेंस करना पड़ेगा, जिससे उनको जब फाइनेंस पूरा होगा तो वो जो किसान हैं वो वाकई मार्केट पे आ पाएंगे और लोगों को पैसा, उनको उचित पैसा मिल पाएगा। जी, एक जो यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो बताते हैं वो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि महंगाई जो है सितंबर माह में थोक महंगाई दर गिरकर 2.38% तक जाकर रुक गई थी। वहीं अगस्त माह में थोक महंगाई दर 3.74 पर थी। जिम्मेदारी यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है, क्योंकि
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस मुद्दे पर काम करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की ही बनती है। आम आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा डाका आम आदमी के जेब पर डालता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज आगरा से। जी मनोज, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप। हेलो जी मनोज जी, बताइए क्या कहेंगे आप। मैडम जी, किसानों के लिए तो, किसानों और गरीबों का तो कोई हित करती नहीं सरकार, तो आती जाती रहती है। जी मनोज जी। हेलो, पहुंचिए, बताइए। कहती हैं, लेकिन ये कभी गरीब आदमी का कोई हित नहीं चाहती हैं। ये तो सिर्फ अपनी जेब में भरना चाहती हैं, आती हैं चली जाती हैं, अपनी जेब भर के चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी के बारे में जैसा कि मनोज जी कहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं सोचती है, सरकारी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानी से कोई भी किसी भी सरकार को सरोकार नहीं होता है। चुनावी मुद्दा महंगाई को बना लिया जाता है, सत्ता पर आ जाते हैं, लेकिन फिर जनता के लिए जो काम करना होता है वो काम कोई भी सरकार नहीं करती है। महंगाई कम करने की बात बीजेपी ने की थी, महंगाई को लेकर कांग्रेस को लगातार घेरा था, 10 साल के शासन को कुशासन तक करार दे दिया था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब सत्ता में आने के बाद मोदी ने ऐसी कोई पहल नहीं की है, ऐसी कोई संजीदगी नहीं दिखाई है जो ये बताए कि वो महंगाई कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। महंगाई दर कम तो हुई है, लेकिन जो आंकड़ों की बाजीगरी है उससे अगर हम इतर बात करें तो महंगाई में कोई कमी नहीं नजर आई है। अभी भी आम आदमी परेशान है, महंगाई में उसको त्योहार कैसे बीता है वो जानता है। थाली से अब सब्जियां गायब हो गई हैं, न दाल बची है न सब्जी, खाए तो आदमी खाए क्या। और हम एक बार रुक करेंगे डीसी शुक्ला जी का। डीसी शुक्ला जी, बात अगर हम जैसे कि सरकारों की हम बात कर रहे थे, मिडलमैन की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिचौलिए यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि इनको सरकारी संरक्षण भी, राजनीतिक संरक्षण भी मिला होता है। इन पर अगर हम लगाम कस ले तो महंगाई हमारी कितनी हद तक कम हो सकती है। देखिए काफी हद तक, जैसे अभी बात भी हो रही थी, हम लोग देखिए किसान को उचित उनका मूल्य मिले, उनके जो उत्पाद हैं उसका मूल्य मिलना भी आवश्यक है। कि देखिए जब इकोनॉमी ग्रो करती है, जब सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। एक तो भंडारण की सुविधा नहीं है, और जो बिचौलिए बीच में है, देखिए बिचौलिए तो वैसे भाई एज ए ट्रेडर, लेकिन उनके ऊपर अंकुश को उनका ये नियंत्रण, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई जो उनको फेयर प्रॉफिट मिले। ऐसा ना हो करें, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे पार्ट में आप देखिए एक प्रांत में ही एक तरफ सामान बहुत सस्ता है, एक तरफ बहुत महंगा। जब तक सरकार कोशिश करती तब तक तो बहुत बड़ा प्रॉफिट उसमें ले जाते हैं। तो ये एक सरकार की दोष किसी को दें, किसी पार्टी को दें, लेकिन सच बात तो ये कि जो एक सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उनको उचित बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की देखिए बहुत कमी है। कभी हम अभी देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन सिर्फ आलू तक ही केंद्रित अगर आप न करिए, ऊपर उससे ऊपर सर्विस सेक्टर की भी बात करें नहीं, उसके ऊपर भी उठ के देखिए तो अभी बहुत, आज प्रोडक्शन देखिए, आज लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, आज जनरेटर की कॉस्ट 15 से 16 रुपए पर यूनिट पड़ती है। जब 15 से 16 रुपए यूनिट पे कॉस्ट पे कोई माल बन के तैयार होगा तो आप समझिए उसकी कॉस्ट कितनी कैसे बढ़ेगी, 4 गुना हो जाएगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे बगल में दूसरे कंट्रीज हैं, वो 3 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट पर उनको बिजली मिल रही है, उनकी कॉस्ट कम आ रही है। इस तरह के हमको लेना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ट्रांसपोर्ट आप देखिए, इनको हमको डेवलप करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट है उनको डेवलप करना पड़ेगा। एक इस तरह के जब तक विकास नहीं होगा, इस तरह की हमारी सरकारें नीति नहीं बनाती हैं कि हम विकास करें लेकिन दरों को कम करें। इस पर विचार, दरों को कम करने पर विचार नहीं किया जाता है, हम विकास पे विचार ज्यादा कर लेते हैं सरकारें। हाँ, दरों पे कम करना चाहिए। और एक चीज और भी है, एक तरह से दोनों के बीच में जैसे अभी बात हो रही सामंजस्य की, तो हमारी सरकारें कहने में मुझे अजीब लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सामंजस्य छोड़ दिए, एक दूसरे के साथ ये प्रतिस्पर्धा करते हैं कि उनके शासनकाल में इतनी महंगाई का प्रोजेक्टर दिखा दो कि वो नीचे गिरे, वो एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करती हैं बजाय सहयोग करने की।
तो अगर इस तरह से हम करें तो एक दीर्घकालीन योजना के तहत दाम को, मैं तो नहीं कहता बहुत नीचे लाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। और अगर इस जमाखोरों पर इस तरह प्रतिबंध लगाए जाए और प्लानिंग से किया जाए तो महंगाई वाकई काफी हद तक नीचे की जा सकती है। लेकिन देखिए जी, हमारे जब तक कांग्रेस सरकार थी, सरकारी कोल्ड स्टोरेज बनाए गए थे हर जिलों में, और उन सरकारी कोल्ड स्टोरेजों में भंडारण किया जाता था। जब कोई बिचौलिया अपना होल्डिंग करके मार्केट बढ़ाने की कोशिश करे तो सरकारी भंडारण से मार्केट को नीचे कर दिया जाए। लेकिन इन सरकारों ने आने के बाद, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे भाजपा, इन सरकारों ने आने के बाद सरकारी कोल्ड स्टोरेज बढ़ाए नहीं बल्कि उनको बेचने का काम किया। लेकिन हर सुनिए, हर जिलों के बेचने का, उस वक्त भी ऐसी कोई महंगाई कम नहीं हुई थी और उस वक्त भी दामों के हमारे खाद्य पदार्थों की चीजें ऐसी बढ़ी थी जी। आज 22 साल सरकार नहीं है, वो जो भंडारण के बनाए गए थे वो सब बेच दिए गए, कोई नए नहीं बढ़ाए गए। आज प्रदेश सरकार ने भी कोई नहीं बेचा है। जैसे हमने मिल्क बोर्ड बनाया तो गांव से सीधे दूध खरीदने का काम किया गया, तो आज दूध की कीमत जो बढ़ती है जो, तो वो सीधे गांव के किसान उसको दूध बेचने वालों को मिलती है, क्योंकि वहीं से पॉइंट बना हुआ खरीदने के लिए। आज सरकारों को, चाहे केंद्र चाहे प्रदेश सरकार हो, एक दूसरे के ऊपर बजाय टालने के एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अगर डीजल कीमत बढ़ता है तो कीमत, माल भाड़े की कीमत बढ़ गई, टेम्पो की कीमत बढ़ गई, बस की किराए की कीमत बढ़ गई, और घटा तो कहीं कोई फर्क नहीं आया, किसी ने कहीं रेट नहीं कम हुआ। इसका सरकार को सख्ती से उसमें का लागू करना चाहिए कि अगर घटा है तो आपको रेट कम करना चाहिए। इसका सीधा लाभ अंबानी और अडानी को पहुंच रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने क्रूड ऑयल के, जो भी आपने डीजल के दाम घटे, किसी आम आदमी की आवाज आई कि इसका फायदा हमें पहुंचा। उन लोगों को इसका फायदा पहुंचा जो देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। आज जो 1% आबादी के पास हिंदुस्तान की 60% धन उसके पास है, 1% आबादी के पास, और 99% के पास जो अभी जो आय का स्रोत है वो हैंड टू माउथ है, उनके कोई इनकम का जरिए नहीं बढ़ रहा। जी के पाठक जी, जैसे ये बात हो रही थी कि अभी तक जो ये बातें सामने आती हैं, बार बार ये कहा जाता है कि मोदी की जो भी नीतियां हैं वो एक वर्ग विशेष को, हमारे जो उद्योगपति हों उनको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, ना कि आम आदमी को ध्यान में रखकर। और यही वजह है कि आंकड़ों में तो हम बात करते हैं कि महंगाई कम हो गई है, आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर नीचे आ रही है, लेकिन इसका फायदा जो है वो आम उद्घाटन करने गए थे अंबानी के, आम आदमी को। मैडम अभी एक अस्पताल को उद्घाटन करने गए थे और मोदी जी बड़ी गरीबों की बात करें कि गरीब आदमी, आम आदमी फायदा होगा, उस पूरे हाल में हमको एक विषय को आपके सामने स्पष्ट कर दूं। ये देख लीजिए, ये हमारे जो मित्र सपा और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया थोड़ा बोलने का मौका दें तो मैं अपनी बात बताइए। देखिए, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये 9.6% था, जो घट करके जो 2.4% घटा है, और जो नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है ये 8.4% था और ये 2.8% घटा है। आप यही नहीं, आलू की जो ये कीमत बता रहे हैं हमारे मित्र, आलू की कमी नहीं, और जो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जमाखोरों पर, और जो आप इस इंडेक्स का फायदा किसको मिल रहा है जरा ये बताइए पाठक जी। नहीं कर पा ये रहे जो आपने आंकड़ों, इंडेक्स के जो आंकड़े बताए, इसका लाभ किसको मिल रहा है? देखिए, ये बीच में नहीं बोलना। जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, आप कृपया शांतिपूर्वक सुने। तो ये डिबेट का उत्तम सिस्टम नहीं है, आप कृपया दूसरे को भी सुने। मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, आप कृपया सुनिए। और जो आप पब्लिक सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको रेगुलेट किया जाए, उसमें कोई कमी नहीं है। और आप ये देखिए कि केंद्र सरकार आलू का आयात भी कर रही है, इसके बावजूद आलू की प्राइस बढ़ रही है। क्या कारण है? क्योंकि उसको जमाखोर डंप किए हैं और जनता तक मार्केट में देखने वाला कोई नहीं। एक जो ऑप्शनल इन्फ्लेमेशन रेट है, वो ऑप्शनल ऐच्छिक जो ग्रोथ है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी सशक्त होनी चाहिए। राज्य सरकार की क्या कोई मॉनेटरी पॉलिसी है? ऐसी नहीं है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी थोप देती है केंद्र सरकार पर। अब केंद्र सरकार यहाँ पर इनकी बाजार में भी आलू को ठीक से रेगुलेट करे, मॉनिटरिंग भी करे। कोई सिस्टम की कमी नहीं, इनका सिस्टम ठीक नहीं है, और किसी भी प्रकार से वस्तुओं की कमी नहीं है मार्केट में, न देश में वस्तुओं की भरमार है, आलू की कोई कमी नहीं है, और आलू के प्राइस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, इन्होंने भी इस ओर इशारा किया, लेकिन राज्य सरकार इसमें चेतने वाली नहीं है। अभी हमारे डॉक्टर शुक्ला जी ने भी इस बात को उजागर किया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। हमारे कांग्रेसी मित्र ये नहीं समझ पा रहे हैं
कि ये जो डीजल की प्राइस बढ़ी है इस पे स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मेदारी किसकी है? रेल के किराए को तो इन्होंने कह दिया, क्या रेल के किराए से 3 से 4 गुना ज्यादा स्टेट ट्रांसपोर्ट का किराया है? वो घटा क्या? डीजल की कीमत तो घटी है, पर क्या राज्य सरकार ने जिनके अंडर में स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने कोई प्रस्ताव किया कि राज्य में परिवहन निगम की बसों का किराया कम होना चाहिए, जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए, डीजल कम हो गया? तो जो वास्तव में राज्य सरकार के कार्य के अंतर्गत आता है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उससे वो भागते हैं। बिजली जो ऊर्जा है, स्रोत है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, उसको 47% चोरी होती है। ये उसकी कमी पूरी करने के लिए, ईमानदार उपभोक्ता को तंग करने के लिए उसकी दर बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। हम प्रभु जिंगरन जी से बात कर लेते हैं। प्रभु जिंगरन जी, समय बहुत कम है, जो इनको पैसे देता है, जो हमने पूरा डिस्कशन किया इसमें एक बात समझ में आई, भरपाई करना चाहते हैं, राज्य सरकार बढ़ाते जा रहे हैं। जी के पाठक जी, अब हम जिंगरन साहब से बात करना चाहते हैं। जिंगरन साहब, राज्य सरकार केंद्र सरकार में समन्वय नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इन दोनों को ही बैठकर चर्चा करनी चाहिए। केंद्र सरकार की जहां पर जिम्मेदारी है एक ऐसी नीति बनाने की जो हमारे देश में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाए, वहीं पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जमाखोर मुनाफाखोरों पर लगाम लगाए। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी किसी में भी नहीं नजर आ रही। ये देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसका एक हल निश्चित रूप से निकाला जाना चाहिए जी। हम राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर आम उपभोक्ता, आम नागरिक की भलाई और बेहतरी की बात सोचें और ऐसे आपस में संवाद की स्थिति कायम करें जहां पर आम आदमी का हित आता है। वहां पर केंद्र और राज्य सरकार को कम से कम ये मानते हुए, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए समाज के प्रति इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। और राजनीतिक पैतरेबाजी या नारों से ये महंगाई तो जाने वाली है नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि केंद्र सरकार को जो चुनाव के वक्त वायदे किए गए थे उसे पूरा करने में भी जितना समय लगना चाहिए वो अभी केंद्र और सरकार समय लेगी। ये इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि 100 दिन में इस भारत जैसे देश में महंगाई हम किसी जादू के तौर पे कम कर देंगे। इसमें बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां हैं। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, केंद्र सरकार थोड़े ऐसे नियम बनाए जिसमें बिचौलियों के ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई दबाव हो, उन्हें लगे कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। अभी ऐसी कोई भय की बात भी नजर नहीं आती। तो निरंकुश तंत्र जो है उसे नियंत्रण में करने के लिए इस बारे में सोचना पड़ेगा शासन को। आंकड़ों के दम पर मोदी सरकार जरूर अपनी पीठ थपथपा सकती है कि उसने महंगाई कम नहीं तो स्थिर जरूर कर दी है, लेकिन एक आम आदमी से पूछिए तो उसके मायने महंगाई, उसके नज़र में महंगाई कहाँ पर है? महंगाई लगातार उसकी नज़र में बढ़ रही है। चाहे हम उन चीज़ों की बात करें जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन चीज़ों की बात करें जिनका हम उपभोग करते हैं, हम चाहे बात करें सेवाओं की, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत है केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर संजीदगी दिखाने की और एक ऐसी नीति बनाने की जिससे आम आदमी को सीधे तौर पर लाभ हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का आने के लिए। मदन मोहन शुक्ला जी, मोहम्मद हसन रूमी साहब, डॉक्टर DC शुक्ला जी, GK पाठक जी और श्री प्रभु जिंगरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का मुद्दा में आने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।